डियर स्टूडेंट्स, आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साम्यावस्था स्थिरांक और मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा को जानने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिकली फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब हम कोई भी एक प्रक्रम के बारे में अध्ययन करते हैं, कोई भी एक प्रोसेस है, तो उसमें मैक्सिमम जब भी कार्य होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस ऊर्जा के बराबर हो जो उस प्रक्रम में हो रहे रासायनिक अभिक्रिया से मिल रहे हों, चाहे वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। तो इस प्रकार जो भी प्राप्त समस्त कार्य है उसका जो कुछ भाग है वो दाब आयतन कार्य में भी व्यय हो जाता है। तो इस प्रकार प्रक्रम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी हम कोई भी प्रक्रम करवाते हैं, कोई भी प्रोसेस अगर होता है तो उसके अंदर कभी कभी आयतन बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। कोई प्रोसेस अगर कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर उत्क्रमणीय अवस्था में हो रहा हो, रिवर्सिबली अगर कोई हो रहा हो, और उसके अंदर अगर आयतन को हम बढ़ाकर V1 से V2 कर देते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि दाब के अगेंस्ट में जो भी किया गया कार्य है, जो भी वर्क डन है, वो किसके बराबर होगा? P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज P डेल्टा V। तो इस प्रकार जो ये अपेक्षित जो अधिकतम कार्य है, अगर हम उस अधिकतम नेट ऊर्जा जो किसी भी प्रोसेस के अंदर उपलब्ध होगी उसकी प्रकृति को जानने के लिए एक नया फंक्शन हमने स्टेट फंक्शन दिया था, एक अवस्था फलन दिया था, उसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन और एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी और जो एंट्रोपी है उस प्रक्रम की, उनके मध्य में एक संबंध है जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, G इज इक्वल टू H माइनस TS। यहाँ पर G गिब्स फ्री एनर्जी है, H एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप है, और S जो है वो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन है। अब अगर हमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है तो डेल्टा G विल बी इक्वल टू G2 माइनस G1। तो G2 के रेस्पेक्ट हम H2, T2 और S2 मान लेते हैं। इसी प्रकार से जो G1 है उसके रेस्पेक्ट में हम H1, T1 और S1 मान लेते हैं। अगर इन दोनों को हम इक्वेशन को इसी प्रकार से अगर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो G2 की वैल्यू हो जाएगी H2 माइनस T2 S2, G1 की वैल्यू हो जाएगी H1 माइनस T1 S1। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं कि माइनस अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो H2 माइनस H1 माइनस T2 S2 माइनस T1 S1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सो H2 माइनस H1 जो है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा H से, और अगर टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया तो उस स्थिति के अंदर T2 और T1 का मान सेम हो जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग हो जाएगा, T तो कॉमन आ जाएगा बाहर, और अंदर जो बचा रह जाएगा वो हो जाएगा S2 माइनस S1, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा S। सो चेंज इन एंट्रोपी। तो इस प्रकार से अगर चेंज इन हम गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी के माध्यम से एक इस इक्वेशन के द्वारा, इस समीकरण के द्वारा हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कोई दूसरी विधि भी ले सकते हैं, ऑप्शनल विधि, जैसे G इज इक्वल टू A प्लस PV होता है। तो वहां पर A जो है वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यानी कि हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा उसको हम कहते हैं। तो उसको भी हम P और V के रेस्पेक्ट में इसका भी मान निकाल सकते हैं, और जो भी उसका फाइनली जो मान आएगा वो बिल्कुल इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमने पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी देखी है। सो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में भी डेल्टा G का मान ही हम निकालते हैं। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल्टा G बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस प्रकार से हम डेल्टा G जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है किसी भी प्रक्रम में, वो निकाल सकते हैं। और उसके अगर हम देखें तो वो स्टेट फंक्शन होता है, यानी स्टेट फंक्शन अवस्था फलन का मतलब ये हो गया कि वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के ऊपर निर्भर करता है, और सदैव विशिष्ट अगर कोई दाब हो, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर हो, कोई स्पेसिफिक प्रेशर हो, उस पर ये एक डेफिनेट वैल्यू होगी इसकी, और जैसे जैसे वेरिएबल्स बदलते जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी बदलती जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि डेल्टा G की जो महत्व है उसके आधार पे हम उसका डिटर्मिनेशन भी देख सकते हैं कि हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसकी जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो भी V, कोई भी अगर आदर्श केस हम ले लेते हैं तो PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो उसके आधार पर हम डेल्टा G की वैल्यू भी हम
उनका जो ये इक्वेशन है इसी के आधार पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर हमने प्रेशर को कोई भी गैस के लिए V1 से P1 से P2 तक किया, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो VdP का जो इंटीग्रेशन है वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास कि nRT ln P2/P1, जो कि प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम एक इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं कि A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B के साथ रिएक्ट कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो C मोल ऑफ कैपिटल C और इसी प्रकार D मोल्स ऑफ कैपिटल D बना रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों के चारों जो है वो गैसेस स्टेट के अंदर है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल में भी ये होमोजेनस प्रकार की रिएक्शन है। तो इस प्रकार अगर हम कोई भी एक सिंपल प्रक्रम देखते हैं तो इस प्रक्रम के अंदर जो यहाँ पर डाल्टन का एक जो नियम है, पार्शियल प्रेशर का जो नियम है, उसके आधार पर हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। सो PA, अगर हमने यहाँ पर एजम्पशन ले रहे हैं कि जो PA है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A है, अभिकारक A का आंशिक दाब PA है, अभिकारक B का आंशिक दाब PB है, उत्पाद C का जो आंशिक दाब है वो PC है, और इसी प्रकार से जो D है उत्पाद, उसका जो आंशिक दाब है वो हमने PD ले लिया है। अब फ्री एनर्जी और जो केमिकल पोटेंशियल है, अगर उसके मध्य में हम संबंध देखते हैं तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, del G by del P at constant temperature that would be equal to del mu divided by del P at constant temperature that would be equal to V। और जैसा कि आइडियल गैस इक्वेशन से हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू RT होता है एक मोल गैस के लिए, तो दैट वुड बी इक्वल टू RT बाय P। तो इस प्रकार ये सभी जो हमने लिया है इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी गैस के एक मोल इसमें ऐड करने के या अगर हम इसमें से रिमूव करते हैं तो इनकी सांद्रता या आंशिक दाब है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शुद्ध पदार्थ के एक मोल की जो मुक्त ऊर्जा है, उसकी जो फ्री एनर्जी है और उसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो स्थिर दाब और ताप पर समान होते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी और म्यू केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू अगर सब्सटेंस प्योर स्टेट में है तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो अगर हमने टेम्परेचर और अगर प्रेशर की कंडीशन को स्थिर कर दिया है तो इनकी वैल्यू बिल्कुल समान होती है। तो यहाँ पर जो हमने V लिया है इसको हमने मोलर वॉल्यूम बोला है, मोलर आयतन है। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट जब हम करते हैं, समाकलित करते हैं, तो समाकलित करने पर हमको मिलता है म्यू इज इक्वल टू μ0 प्लस RT ln P। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर μ0 जो है वो समाकलन स्थिरांक है, इसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये गैस के ताप के ऊपर निर्भर करता है। अब फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स अगर हम देखते हैं, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो भी अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, तो इसको हमने G1 दे दिया। G1 इज इक्वल टू म्यू ए केमिकल पोटेंशियल हो गया रिएक्टेंट ए का, ए मोल है, प्लस बी इंटू म्यू बी। इसी प्रकार उत्पादों की जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स G2 जो है दैट इज इक्वल टू C म्यू C प्लस D म्यू D। अब डेल्टा G का मान जैसा कि हम जानते हैं ये होता है G2 माइनस G1। अब हम इस इक्वेशन के अंदर जो G1 और G2 है उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर हमने G2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो प्रोडक्ट्स के केमिकल पोटेंशियल के एडिशन के बराबर है, और G1 की वैल्यू जो है वो रिएक्टेंट के केमिकल पोटेंशियल की वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो इस प्रकार से जो डेल्टा G है, अब जैसा कि हमने पूर्व में देखा था पहले कि ये जब हमने इक्वेशन निकाली थी तो म्यू इज इक्वल टू μ0 प्लस RT ln P आया था। तो उसी फॉर्मेट के अंदर अब हम म्यू C की वैल्यू लिख रहे हैं कि म्यू C 0 प्लस RT ln PC प्लस म्यू डी के लिए भी हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से म्यू डी 0 प्लस RT ln PD। इसी प्रकार म्यू के ए के लिए लिखा हमने और म्यू बी के लिए लिखा। अब डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा Z0 प्लस RT ln, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि PC RT ln सबके अंदर यहाँ पर कॉमन है, तो RT ln जो हमने लिया है दैट मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, PC और PD जो है इन दोनों को तो प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और माइनस
PA और PB है तो ये नीचे इस प्रकार से डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगे, PA और PB। ये कंडीशन हमने लगाई है इक्विलिब्रियम की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो G0 है उसका मान हमने μ0C, μ0D, μA0 और μB0 के आधार पर हमने डेल्टा G0 लिखा है। क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा G, उसका मान जो है वो हमने 0 किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने डेल्टा G की वैल्यू लिख दी डेल्टा G0। सो अब बचा हुआ अगर ये 0 हो गया तो हो गया डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln PC PD डिवाइडेड बाय PA PB। इनकी पावर हमने जो भी इसके नंबर ऑफ मोल्स है उसके द्वारा रेज की है। कंडीशन हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम की लगा रखी है। तो ये जो डेल्टा G0 है इसको हम बोलते हैं मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। यहाँ अभिकारक और जो उत्पाद है, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो भी वैल्यूज हैं उनको हम मानक के अंदर लेते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर लेते हैं। तो अगर हम डेल्टा G0 का मान लिखना चाहें तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, C μC0 प्लस D μD0 माइनस A μA0 और प्लस B μB0। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने डेल्टा G0 है वो हमने ये वैल्यू को डेल्टा G0 लिख दिया जो इस इक्वेशन से हमने निकाला है। तो इस प्रकार हम डेल्टा G0 को क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, यानी कि मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो इस प्रकार अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो ये partial pressures of product divided by partial pressures of reactant at equilibrium लिया है, इसको हम एक कांस्टेंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं साम्यावस्था के ऊपर, कि यहाँ पर हमने इसको लिख दिया Kp। तो ये जो Kp है इसको हम बोलेंगे साम्यावस्था स्थिरांक। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो डेल्टा G0 इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभिकारक की दोनों ही मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का वो मान है जो अभिकारक और उत्पाद की दोनों ही मानक अवस्था के अंदर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी 0 है और ये भी यहाँ पर 0 है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि दोनों ही मानक अवस्था में जब इनके केमिकल पोटेंशियल की हमने डिफरेंसेस लिए हुए हैं। अब ये जो Kp जो हमने इसको माना है एक स्थिरांक, और इसको हम बोलेंगे साम्यावस्था स्थिरांक, और एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp। तो क्योंकि हमने यहाँ पर पार्शियल प्रेशर्स लिए हैं तो इसलिए हम यहाँ पर ये स्थिर दाब के ऊपर इसका साम्यावस्था स्थिरांक इसकी वैल्यू दे रहे हैं। अब डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln, और इसकी जगह अब हम लिख देंगे यहाँ पर Kp। तो इस प्रकार ये जो समीकरण है ये दर्शाता है हमको कि किसी भी अभिक्रिया के मानक मुक्त ऊर्जा में जो कमी है वो साम्य स्थिरांक का परिमाण अर्थात प्रक्रम में जो भी अभिक्रियाशीलता है, जो भी उसकी रिएक्टिविटी है और जो भी उसकी बंधुता है उसको ये दर्शाता है। तो जो भी जितना K की वैल्यू होगी उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये प्रक्रम जो है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उसमें कितना बॉन्डिंग है, कितने रिएक्टेंट, किस प्रकार से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स को बना रहा है। तो इसकी जो डेल्टा G की वैल्यू है उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं। और ये भी हमें ये बता सकता है, ये इसके आधार पर हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि अभिक्रिया किस लिमिट तक चलेगी, ये अभिक्रिया किस सीमा तक चलेगी, और अभिक्रिया के जो अवयव हैं, जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, उनके जो पार्शियल प्रेशर्स जो भी हमने यहाँ पर लिए हैं, ये पार्शियल प्रेशर लें चाहे हम एक्टिविटीज लें, वो किस प्रकार साम्यावस्था से, किस प्रकार इक्विलिब्रियम स्टेट से संबंधित है, ये भी हम इसके अंदर दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है या मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन है वो साम्यावस्था से किस प्रकार से लिंक्ड है। सो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp, और ये Kp जैसा कि हमने देखा यहाँ पर साम्यावस्था स्थिरांक है।